समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने आज जन औषधि दिवस पर भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से किया संवाद। जन औषधि जन उपयोगी विषय पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को किया संबोधित। 1 मार्च से देश मना रहा है जन औषधि सप्ताह। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए 15 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले किसानों को पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिए जा रहे हैं। अवार्ड के तहत सरकार कृषि स्टार्टअप के लिए देती है 5-5 लाख रुपए। किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप देने की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। वर्ल्ड ऑर्गेनिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में बढ़ा है जैविक खेती का रकबा। सरकार का जैविक कृषि निर्यात पर फोकस। दलहन, तिलहन, सब्जियां तथा बागान वाली फसलों का जैविक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड में भारतीय जैविक उत्पादों की खासी मांग। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण गेहूं और अन्य अनाज सहित ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने से गेहूं की कीमतों में वृद्धि। रूस और यूक्रेन दोनों गेहूं उत्पादन में है अग्रणी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। जैविक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बने और जन औषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दवाओं को सस्ती और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप अब देश भर में 8,600 से अधिक जन औषधि स्टोर उपलब्ध हैं, जो कि लगभग हर जिले को कवर करते हैं। प्रधानमंत्री ने जन औषधि सेंटर चलाने वाले और लाभार्थियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, जिसका फायदा लोगों को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते समय कहा कि हमें नदियों के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुला मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की भी आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री ने शहर में रहने वाली आबादी से आह्वान किया कि वो हर वर्ष नदी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करें ताकि नदियों के प्रति हमारा लगाव बढ़ता रहे। मुला मुठा नदी की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी पुणे महानगर पालिका को केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। नदियां फिर से जीवंत होगी तो शहर के लोगों को भी सुकून मिलेगा, उन्हें भी नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्रह करूंगा कि साल में एक बार तिथि तय करके रेगुलर नदी उत्सव मनाना चाहिए। नदी के प्रति श्रद्धा, नदी का महात्म्य, पर्यावरण की दृष्टि से प्रशिक्षण, पूरे शहर में नदी उत्सव का वातावरण बनाना चाहिए। तब जाकर के हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे। और कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के शुभारंभ 2020 से ही की गई थी। इसका मकसद था कि युवाओं को खेती के प्रति आकर्षित किया जाए। किसानों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार तमाम प्रयास कर रही है और इसी प्रयासों के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिए जाते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और खेती के प्रति उनका जो आकर्षण है और बढ़ सके। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप करने वाले किसानों को पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिए जा रहे हैं, यानी कि 2020 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी ताकि युवाओं को खेती के प्रति आकर्षित किया जाए। और इस अवार्ड के तहत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार देती है। इसके साथ इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर जो स्टार्टअप है वो इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर को है तो 15-15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का 3रा संस्करण लॉन्च किया, यानी कि 2022 में, जो तहत
और इसके लिए जो आवेदन करने की आखिरी तारीख है 15 मार्च रखी गई, यानी कि 15 मार्च तक अगर आप खेती से जुड़ा कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने 17 सेक्टरों 7 विशेष वर्गों में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे थे, यानी कि पशुपालन है, खेती है, बागवानी, अगर इसमें आप कुछ नया कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। किसानों को राष्ट्रीय स्टार्टअप देने की शुरुआत साल 2020 में की गई। तो इसका मकसद यही था कि खेती को बढ़ावा मिले, खेती से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सके। सरकार के मुताबिक पहले 2 सालों में भारी संख्या में किसानों ने इसके लिए आवेदन किया था, जो अलग अलग तरीके से बेहतर खेती कर रहे थे। इसमें जैसे अगर कृषि है, पशुपालन है, निर्माण है, पीने का पानी है, शिक्षा है, कौशल विकास है, इन क्षेत्रों से अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उन्हीं विषयों में ऊर्जा, उद्यम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप पुरस्कार में इसमें शामिल किया गया है। यानी कि आप खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, पशुपालन की बात करें, इसमें आप कुछ बेहतर कर रहे हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार आवेदन के लिए किसान स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या नियम है, कैसे आवेदन किया जा सकता है। और बात एक अनोखे बगीचे की। अभी तक आपने आम और अन्य फलों के बगीचे के बारे में सुना होगा या जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस बगीचे के बारे में बताने जा रहे हैं उसका अंदाजे बयां ही कुछ निराला है। ये बगीचा है तितलियों का बगीचा। चौंक गए ना सुनकर? हम भी चौंक गए कि पहली बार जब हमें इसके बारे में पता चला था। इस अनोखे और सुंदर बगीचे को बनाया है तितलियों पर शोध करने वाले पुणे के एक प्रोफेसर ने। उन्होंने अपने छत पर तितलियों का बगीचा बनाया है, जिसकी खूबसूरती तस्वीरों के जरिए बयां होती है, शब्दों के जरिए नहीं। आप तितली के बगीचे की विशेषता भी तो सुनिए। ये बगीचा पूरी तरह तितलियों के वातावरण के लिए अनुरूप है। यहाँ पर तितली की 50 से ज्यादा रंग बिरंगी, दिलमोहिनी वाली और जिंदगी में नई उमंग और तरंग भर देने वाली प्रजातियां मौजूद हैं। आप भी देखिए तितलियों के आशियाने की कुछ विशेष झलकियां। और अब बात करेंगे जैविक खेती की। वर्ल्ड ऑर्गेनिक रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगातार जैविक खेती का जो रकबा है वो बढ़ता जा रहा है। 2021 की रिपोर्ट के आधार पर विश्व का 72.3 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें एशिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें एशिया का 5.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। और एशिया में भी भारत की जो स्थिति है वो रकबे जैविक खेती में काफ़ी अच्छी है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती में वृद्धि हुई। अलग अलग जो राज्य हैं वो जैविक खेती पर फोकस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी जैविक खेती काफ़ी अच्छे स्तर पर की जा रही है। सरकार जैविक कृषि निर्यात पर फोकस कर रहा है ताकि जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिल सके, उनका जो उत्पादन है वो विदेशों में भी पहुंच सके, जिसमें दलहन है, तिलहन है, सब्जियां तथा बागान वाली फसलों का उत्पादन अधिक रूप से जैविक खेती के रूप में किया जा रहा है। उपभोक्ता की मांग खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। अगर गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी अच्छी होती है तो उसकी उत्पादन क्षमता और मांग भी ज़्यादा हो जाती है। भारतीय जैविक उत्पादों की मांग अगर बाहर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी है, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन देशों में भारतीय जैविक उत्पादन की जैविक जो उत्पाद है उनकी मांग ज़्यादा है। जैविक उत्पादों की मांग स्विट्जरलैंड, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम जैसे देशों में काफ़ी लोकप्रिय है। और आइए एक नज़र डालते हैं लोबिया की खेती पर। और लोबिया की खेती में जो किसान है वो क्या सावधानी रखें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है।
पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो बजट पेश किया गया उसमें बागवानी को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी कि कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया। हिमाचल प्रदेश में ने बजट में बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, यानी कि जो बागवानी करने वाले जो किसान हैं उनको सुविधाएं दी जा सके। बागवानी क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी नीति भी तैयार की गई है, जिससे आने वाले दिनों में जो बागवानी से जुड़े जो किसान हैं उनको इससे सहायता मिलेगी। शिमला जिला के कोटगढ़, थानाधार व आसपास के क्षेत्र में सत्यानंद स्ट्रोक्स ट्रेल भी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से बागवानी में जो आने वाली समस्याएं उनका निपटारा किया जाएगा। बागवानी, पर्यटन व भाषा एवं संस्कृति विभागों के समन्वय से विकसित किया जाएगा और इसका मकसद यही है कि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके। पराला मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ इस मंडी को और विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा। इसी बजट के माध्यम से 5000 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया कोल्ड स्टोर स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो भंडारण क्षमता है उसको भी कहीं न कहीं बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इस बजट से जो राशि निर्धारित की गई है 2022-23 में लगभग 9000 हेक्टेयर अतिरिक्त खेती युक्त भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसी सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सिंचाई को विस्तार देने में इस पर लगभग 198 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, सिंचाई को विस्तार दिया जाएगा। 2022-23 के दौरान 91 करोड़ रुपए की लागत से पराला में बन रहे फल प्रसंस्करण इकाई का जो उत्पादन है वहां शुरू कर दिया गया, यानी कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने से जो बागवानी की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनकी भी आर्थिक आय बेहतर होगी। और हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन कर लाभपात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इन मेलों में लाभार्थी परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से योग्यता के आधार पर जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। बुधवार को बीडीपीओ कार्यालय जाखल में आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया था। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय है। यह योजना गरीब उत्थान में मील का पत्थर साबित होगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के कारण गेहूं और अन्य अनाज सहित ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ गया है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो आर्थिक क्षति और अधिक विनाशकारी होगी। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। वहीं आईएमएफ ने कहा कि अगले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा अनुरोध की गई आपातकालीन वित्तीय सहायता $1.4 बिलियन को कार्यकारी बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है। और इस साल सीजन में चने का रकबा दोगुना हो गया है। इसके अलावा अच्छे वातावरण के कारण उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों में कृषि विभाग ने इस उत्पादकता की घोषणा की है। उत्पादन बढ़ने से खुले बाजार में चने की फसल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। खुले बाजार में औसत दर 4500, वहीं नैफेड ने चना के लिए खरीदी केंद्र पर 5230 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की है। लेकिन किसान इस बात को लेकर चिंतित थे कि खरीदी केंद्र वास्तव में कब शुरू होगा। लेकिन अमरावती जिले में एक चना खरीदी केंद्र शुरू हो गया है। किसान अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। भले ही अब आवक में वृद्धि हो गई हो, लेकिन यह दर को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए पूर्व बिक्री पंजीकरण की आवश्यकता होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में खुले बाजार में औसत भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन आवक बढ़ने के साथ कीमतों में उतार चढ़ाव तय है। हालांकि खरीदी केंद्र पर 5230 रुपए तय किया गया, इसलिए बाजार दरों और भविष्य में बढ़ते आवक के कारण एक गारंटी केंद्र की वास्तविक आवश्यकता थी। लेकिन इस खरीदी केंद्र के खुलने से कटाई और थ्रेशिंग के दौरान किसानों को राहत मिली है और आगे भी मुनाफा होता रहेगा। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में जो किसान हैं अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान।
मशरूम, जिसे खुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। किसान ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जाती है। मशरूम की बुवाई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पॉन यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर 1500 से 2500 लक्स तीव्रता का प्रकाश, एग्जॉस्ट फैन और कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 हाथ लंबाई, 50 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 हाथ चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 हाथ गहराई की ट्रे में इसे बोया जाता है। ट्रे की जगह 60 सेंटीमीटर यानी 1 बाह लंबी और 45 सेंटीमीटर यानी करीब 1.5 फुट चौड़े पॉलीथीन के थैलों में भी की जा सकती है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग जरूर लें। पूर्वी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानी इलाकों में लौकी, कद्दू, तोरी, करेला और खीरे जैसी सब्जियां बोएं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नम इलाकों में सरसों की कटाई का काम करें। उप आर्द्रता वाले मैदानी क्षेत्र और अरावली घाटी में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के सूखे मैदानी हिस्से में अगेती चने की कटाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में चने की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में अगेते गेहूं की कटाई का काम भी करें। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान इन दिनों रबी की कुसुम, ज्वार और काबुली चने की कटाई भी करते रहे। महाराष्ट्र में कटाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का समय है। मराठवाड़ा में तैयार अलसी, चने और ज्वार की कटाई करें। यहाँ के किसान अदरक और हल्दी खुदाई भी कर सकते हैं। साथ ही विदर्भ में सिंचाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के बाद मूंग की बुआई करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती कुसुम और सरसों की कटाई का काम करें। पश्चिमी विदर्भ के किसान अगेते गेहूं की कटाई और गहाई करते रहें। यहाँ के किसान भी तैयार कुसुम और चने की कटाई जारी रखें। तो खेती किसानी के अलावा कुछ दूसरी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं अपने खास सेगमेंट खास खबर में। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के मतदान में वाराणसी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मलदहिया में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। रविंद्र जायसवाल ने दावा किया कि भाजपा वाराणसी में सभी सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी को 350 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण के मतदान में बसपा के राज्य अध्यक्ष भीम राजभर ने मऊ में एक मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। मतदान के बाद भीम राजभर ने कहा कि वे ये लड़ाई लड़ रहे हैं और धीरे धीरे बसपा अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीयों की स्वदेश वापसी लगातार जारी है। बुडापेस्ट से सोमवार को एक विमान दुबई के रास्ते यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने छात्रों की अगवानी की। इस फ्लाइट से 160 छात्रों को स्वदेश वापस लाया गया है। यूक्रेन के कीव में गोली लगने से घायल हुए हरजीत सिंह को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में अन्य भारतीयों के साथ भारत लाया जा रहा है। हरजीत सिंह को पोलैंड से भारत लाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना कीव क्षेत्र में युद्ध अपराधों को अंजाम देने वाले सैनिकों को माफ नहीं करेगी। जेलेंस्की ने कहा कि वे जानबूझकर हत्या करने के लिए निर्णय के दिन का सामना करेंगे। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मॉस्को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा में नए शरणार्थियों का आना लगातार जारी है। पलांका में नए शिविरों में दर्जनों नए शरणार्थी पहुंचे हैं। इस बीच मोल्दोवा ने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। इस कदम से रूस के नाराज होने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के विरोध में दुनिया भर में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर यूक्रेन समर्थक कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और यूक्रेन का सैन्य समर्थन बढ़ाने और पश्चिमी देशों से यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्थापित करने का आह्वान किया। सीआईएसएफ के 53वें स्थापना पर शुक्रवार को गाजियाबाद स्थित सीआईएसएफ कैंपस में परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक विकास के सफर में सीआईएसएफ की भूमिका अहम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को एनएसई को लोकेशन मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। चित्रा पर हिमालय के एक कथित योगी के इशारे पर काम करने का आरोप है। माना जा रहा है कि हिमालय का योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। वह चित्रा को सलाह दिया करते थे और वह उनके इशारे पर काम किया करती थी। भारतीय महिला निशानेबाज टीम ने आईएसएसएफ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र के काहिरा में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय टीम ने सिंगापुर को 17-13 से हराया। टूर्नामेंट में भारत अब तक 3 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।